भाई अर्थ पे बताओ, पहले एक काम करो, जो अर्थ पे बॉडी का वेट होता है ना, किसी बॉडी का, तो एक तो मास होता है, मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसके अंदर कितना मैटर है, और जो बॉडी का वेट होता है वो क्या होता है, मास प्लस जो बॉडी का वेट होता है वो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ होता है। तो लिखिए वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। Gravitational attraction, weight of a body is gravitational attraction between earth and the objective body. अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी बॉडी का जो वेट होता है उसके और अर्थ के बीच में जो फोर्स आता है उसके इक्वल होता है। ठीक है, अब ये बताइए आप, अगर कोई अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स आएगा? क्यों भाई? चलो भाई आप लोग बात नहीं करो, फोर्स कितना आएगा? कहाँ पे रखा हुआ है? अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू mg। भाई बॉडी का वेट क्या होता है? mg होता है ना, तो जो mg होता है वो अर्थ का फोर्स होता है, इसको इक्वल करिए और देखिए आप यहाँ से, ये आपने 9th फाइन में फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद पहली बार, देखिए ये 9 में फॉर्मूला है ना, कैपिटल जी क्या है? वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू GME बाई RE स्क्वायर। हाँ इसकी 9.8, इसी की वैल्यू 9.8 होती है। ठीक है, अब देखो कॉम्पिटिशन में इस फॉर्मूले क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे? आपको दो डिफरेंट प्लैनेट्स दिए होंगे, उनकी कुछ आपको डेंसिटी का रेशो दिया होगा, उनकी कुछ रेडियस का रेशो दिया होगा, और आपसे ग्रेविटी पूछेगा कितनी है। ठीक है, तो एक काम करिए आप, मास ओवर तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब रो। लिख सकते हैं? लिख लो मास के प्लेस पे, और देखो यहां से जी कितना आएगा, वैल्यू पुट करो, ये 4/3 पाई जी आर ई रो। अरे मास के बेस पे यार वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पुट कर दिया। ठीक है, तो देखो यहां से पता चल रहा है कि अगर दो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, आयुष्मान बताओ उसमें क्या चीज़ चेंज होगी? क्यों? दो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं तो उनमें क्या चीज़ डिफरेंट करेगी? कि रेडियस अलग होगी, उनकी डेंसिटी अलग होगी, बाकी सब कुछ क्या होगा? सेम होगा। तो कह सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इंटू रो। अगर दो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, है ना, तो जो ग्रेविटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इंटू रो, रेडियस बाकी तो सारा कांस्टेंट है। यह कह सकते हैं कि G1/G2 इज इक्वल टू R1ρ1 बाय R2ρ2। इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, नोट करिए दो डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में। सर ये R तो सर रेडियस ऑफ द प्लैनेट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और यहां से दो प्लैनेट के बीच में निकाल लेंगे तो डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द टू प्लैनेट्स मिल जाएगा। नहीं डिस्टेंस हो है ना, R क्या है यहाँ पे? R क्या है? दो प्लैनेट्स के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, दो प्लैनेट्स की अलग अलग उनके सरफेस पे कितनी, अपने अपने सरफेस पे कितनी है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो G1/G2 इज R1ρ1 बाई R2ρ2। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेविटी का फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब ये बताओ, अगर आप अर्थ से हाइट पे चले जाए तो क्या होगा? क्यों? अगर आप किसी हाइट पे चले जाएं, नहीं, तो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा ज्यादा होगा? क्यों? अगर आप हाइट पे चले गए, अरे बोलो भाई तुम लोग, हाइट के बढ़ने पे अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? अरे तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो, मैं हर्ष बताओ, सुनते रहो भाई।
अगर अर्थ से दूर चले गए कि ग्रेविटेशन फोर्स का क्या होगा उस पर? कम हो जाएगी। तो ग्रेविटी क्या होगी? ग्रेविटी भी कम हो जाएगी। तो एक काम करो, अर्थ के सेंटर से आप यहां से इस हाइट पे चलाइए, अर्थ के सरफेस से इस हाइट पे लिख गया वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू हाइट। तो कैपिटल जी उस वैल्यू तो मैग्नीट्यूड नहीं होता। ये रेडियस आर हो गई, हाइट एच हो गई। बट अगर रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ जाएगा तब तो जी की वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना तब। कैसे? आर ई प्रोपोर्शनल था ना जी के, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनटू रो। ये दूसरा रेडियस ऑफ अर्थ मतलब अगर रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ गया तो स्मॉल जी की वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना। ये जो आर रो आया था ये तब आया था दो डिफरेंट प्लैनेट्स को कंपेयर कर रहे हो। एक प्लैनेट की कितनी होती है बताओ? जी इक्वल्स टू 4 पाई जी आर ई रो। हमने लिख दिया था स्मॉल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई। हाँ। अगर रेडियस ऑफ अर्थ का बढ़ा दिया हमने तो फिर जी तो बढ़ना चाहिए इस हिसाब से। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो हमें डेंसिटी हाँ तो बिल्कुल बढ़ेगा। अगर डेंसिटी कांस्टेंट तो ये भी समझ लो है ना। वरना वो बैलेंस कर देगा उसे अगर हाँ। density constant। हाँ तो दो planet अब कुछ खास दिख रहा है। चलो देखो थोड़ा सा है। सुनो भाई बताओ ये फोर्स कितना आएगा इसके, इस ऑब्जेक्ट में अर्थ में कितना फोर्स आएगा बताओ? G m1 m3 upon re plus h का होल स्क्वायर। जी एम ई एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये तो आएगा। क्यों भाई तुम लोग ध्यान देते रहो यार तुम लोग। ये वैल्यू कितनी हो गई? एम जी डैश। ठीक है भाई, ग्रेविटी चेंज करके ना ऊपर जाके इसको एम जी डैश लिख दिया मैंने इस फोर्स को। और एम जी कितना आया था यार? क्यों? G m e m upon re स्क्वायर। दोबारा एम जी आया था उसको भी लिख लो कहीं पे। जी एम एम बाई आर ई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एम जी। दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2। इनको डिवाइड मार दो 1 और 2 को, देखो क्या रहा है। 1 और 2 को डिवाइड मारिए, बताइए क्या बन रहा है। सर re स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स re h इक्वल्स टू re स्क्वायर। भाई ये बनना हुआ देखो, तो वो आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू -2re। दोनों डिवाइड मार दो, कोई आ रहा होगा। नोट कर लिया जी आर ई स्क्वायर भाई हाइट पे। आपने क्या किया सर 1 डिवाइड बाय 2 किया ना। किसी डिवाइड मार दो, ये एक्सप्रेशन आएगा वो जी डैश इक्वल टू। ठीक है अब एक बात समझो आप, नोट लो अच्छा पहले। एच क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ है ना। एंड व्हाट इज आर ई प्लस एच? सेंटर से डिस्टेंस। क्यों? आर ई प्लस एच क्या है? सेंटर से डिस्टेंस है। तो अब इस ये फॉर्मूले का एक तो फॉर्म तो ये बन गई, वेयर एच इज डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ एंड आर ई प्लस एच को मैं स्मॉल आर भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं ना मैं? तुम लोग यार सुनते रहो, एक बार में सुनो। ये आर ई प्लस एच जो होगा, ये आर ई प्लस एच क्या बन जाएगा? सेंटर। बोलो सेंटर से बनेगी, इससे नहीं बनेगी? रचित बोलो क्यों? इसको स्मॉल आर लिख दें तो फॉर्मूला क्या है बताओ ग्रेविटी का? फॉर्मूला आ गया, ये लिखो, ये फॉर्मूला बन गया। व्हेन डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम क्या? सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर? हाई स्मॉल आर। क्लियर? ठीक है भाई, बात समझ आ रही है लोगों को? तो किसका वेरिएशन होगा? हाइट का। भी इसमें एक फॉर्मूला और बनेगा, देखो ऐसे लिख लो आप।
इस फॉर्मूले की एक फॉर्म और होती है, एक काम करिए आप देखो यहां से आरी कॉमन ले लो, नीचे से आप आरी कॉमन ले तो देखिए क्या आएगा, जी आर ई स्क्वायर, यहां से आरी कॉमन लेंगे तो आर ई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, समझे। मैंने से आरी कॉमन लिया ना तो कितना बच गया, 1 प्लस एच बाई आरी, और पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है। अगर आप यहाँ से आरी कॉमन लो तो ये 1 बचेगा, प्लस कितना आ जाएगा, एच बाई आरी आ जाएगा। कॉमन नहीं होता अगर कुछ इसमें तो डिवाइड हो जाता है, समझ गए ना आप, इससे एच बाई आरी हाँ फॉर्म में चला जाएगा। और फिर पूरे का क्या है, स्क्वायर है, तो आरी का भी स्क्वायर आएगा, ये भी स्क्वायर आएगा। क्लियर। अब शायद देखो ये क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूले की एक और फॉर्म बन गई हमारी, जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर। ये मोस्टली इस फॉर्म में बुक्स में इसका एक्सप्रेशन दिया रहता है, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन, अरे वही आ जाएगा ना यार सिम लोगे तो ये फॉर्म में बन गई, नोट कर लिया। अब इसको जी डैश इज इक्वल टू जी, इसको ऊपर ले आते हैं, 1 प्लस एच बाई आर ई पावर माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं, क्यों भाई। ठीक। अब देखो ऐसा क्यों लिखा है पता है, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अभी एक फॉर्मूला और बनने वाला है, इससे कई फॉर्मूले बनते हैं, पर्पस डिफरेंट डिफरेंट पर्पस को सॉल्व करने के लिए ना। हाँ अभी बता रहे हैं इसका यूज कहाँ पे, ये नोट कर लिया आपने। हाँ पावर माइनस क्यों लगाई यार, है ना, हाँ माइनस लगाई पावर, ठीक है। अब देखो इफ एच इज लेस देन आर ई, आर ई कितना होता है 6400 किलोमीटर, जो आज की रेडियस है कितनी है 6400 किलोमीटर लगभग, हाँ मतलब बहुत बड़ा, हाँ हाँ यार कम नहीं है, 86 हो गई, 6400 किलोमीटर है, रेडियस है, रेडियस 6400, नहीं कश्मीर है थोड़ा ना, कश्मीर से कन्याकुमारी होगा 2500 किलोमीटर, 3000 होगा, 2500। ये पूछ रहे हैं अर्थ की रेडियस कम है, चलो अच्छा देखो हाँ, अगर एच नहीं, अगर एच बहुत कम हो, सुनो जैसे एच हो तो लोग चाहते देखो भाई, सपोज करो एच की वैल्यू 8-10 किलोमीटर है, सुनते रहो भाई तुम लोग, अगर एच की वैल्यू 8-10 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर भी ले लो, कितनी 100, और रेडियस कितनी है 6400, तो 6400 के रिस्पेक्ट में 100 क्या होगा, कम होगा, या बोले तो एच बाई आर ई बहुत कम होगा, क्यों बताओ, एच बाई आर ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं एच को 100 ले लूँ तो दिस इज 1/64, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है। क्लियर हो गया आपको। तो बात ये है कि मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है बायनोमियल, आप सबको पता है कि अगर ये पे लिखा हो 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर ये पे लिखा हो 1 प्लस एक्स की पावर n, क्या बन जाता है ये बन जाता है 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, किस कंडीशन में, अगर x बहुत छोटा हो तो। क्लियर। तो देखो मैं वही आपको बता रहा हूं कि अगर h की वैल्यू आर ई से बहुत छोटी है तो h बाई आर ई क्या होगा, बहुत छोटा जाएगा, और बहुत छोटा आएगा तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम लोग, -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझे। तो जैसे यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा G1 - 2h बाई आर ई, और कब लगेगा फॉर्मूला ये, वेल हाइट इज
वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस। भाई स्मॉल का कोई कंपैरिजन नहीं होता ना, किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना। एच को सर कब तक ले सकते हैं सर? 100 तक ले सकते हैं? हाँ 100 तक ले सकते हो यार, 200 तक भी ले सकते हो। उससे ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। तो वहाँ से वो डेविएट करने लगेगा। ज़्यादा डेविएट। हाँ क्या कह रहे हो? वाई कहाँ लिखा हुआ है? ये इफ लिखा हुआ है भाई, सुनते रहो, वाई नहीं है ये। ठीक है, नोट कर लिया? हाँ यार अब मान लो तो हाँ सीधे क्वेश्चन पूछेगा बस, हाइट पे बता दो ग्रेविटी में क्या वेरिएशन आएगा, अभी कराते हैं। डेप्थ पे बता दो क्या वेरिएशन आएगा। अभी मान लो वो बोलेगा 2 किलोमीटर ऊपर बता दो, अगर तुमसे बोलता है 2 किलोमीटर ऊपर बता दो, तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है ना इसमें, और तुमको पता है कि हाइट बहुत कम है, 2 किलोमीटर पूछ रहा है, तो इसमें स्क्वायर नहीं है, समझे? और ये फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेटेड है। क्लियर? चलिए भाई 100 तक। चलो ऐसा बात नहीं सीधा सुनो। नेक्स्ट क्या? वेरिएशन ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। वेरिएशन ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। ये अर्थ हो गई, ठीक है? आप इसके इनसाइड चले गए। हाँ चलो भाई आप लोग बात ही नहीं करो, सुनते रहो। अर्चित आपने कुछ सही बोला। देखो मुझे यहाँ पे ग्रेविटी निकालनी है अर्थ के अंदर, ठीक है? कितनी डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। क्या करेंगे यहाँ पे जिस पॉइंट पे ग्रेविटी निकालनी है, यहाँ से एक कोर बना देंगे और एक क्या बन जाएगी? आउटर शेल। ठीक है, दिस इज आउटर शेल और ये क्या है? इनर कोर है। ठीक है, मैं आपको फोर्स का फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ डायरेक्टली, आप पीछे देखोगे तो आपको पता चलेगा जो फोर्स का वैल्यू आएगी ये फोर्स की वैल्यू आएगी, लिखवा चुका आपको ना, इसको mg डैश लिख दोगे, mg डैश लिखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, समझा आप? GME बाई आर स्क्वायर को एक साथ लिख लो, आर बाई आर को एक साथ लिख लो। ये क्या लिखा आप लोग? ये क्या लिखा हुआ है? ये स्मॉल जी लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला आ गया GR/RE। हाँ 9.8। जी दिया होगा, जी नहीं निकल पाएगा यार, जी आप क्या नहीं समझा बताओ पहले। शेल का कॉन्सेप्ट नहीं आता था कल कराया था। तो अगर अर्थ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, अर्थ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, आपको उस पर फोर्स निकालना है। भाई आप लोग बात नहीं कर रहे। अगर आपको अर्थ के अंदर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स निकालना है तो वहां से क्या करोगे आप? अर्थ को 2 बार में डिवाइड कर दोगे, इनर कोर एंड आउटर शेल। आउटर कोर नहीं होती, आउटर शेल होती है। और फोर्स किसका आएगा वहां पे बताओ? तो बस उसका फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्टली लिखवा रखा है मैंने, आपको चेक करो, है ना? परसों लिखवाया था, उस फॉर्मूले को डायरेक्टली लिख दिया मैंने, GMEM R/RE क्यूब। चेक करो आप पीछे, है ना? इसको मैंने जी डैश इक्वल कर दिया, यहाँ से जी डैश की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? GR/RE। R डिस्टेंस कहाँ से?
फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, क्लियर। अब इससे कभी कभी ऊपर से पूछ लेता है डेप्थ, तो अगर इसको मैं डी लिख दूं तो आप मुझे बताओ स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? अरे आर माइनस डी नहीं है, तो डी क्या है? डी डेप्थ है, मतलब वही डिस्टेंस कहां से? अरे भाई इस फॉर्मूले को हम लोग, जो अर्थ का सरफेस है, अगर मैं वहां से डिस्टेंस बताओ तो उस फॉर्मूले को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला किस फॉर्म में आए बोलो? स्मॉल आर क्या है? सेंटर डिस्टेंस है ना यार। अभी फॉर्मूला बनाना है कहां से हमें? सरफेस से बनाना है, तो सरफेस से बना डिस्टेंस को डी लिख दिया, दिस इज डी, समझे? तो देखो आर प्लस डी किसके इक्वल है? आर के इक्वल है, तो यहां से आर कितना आ गया? आर ई माइनस डी। तो आर के प्लेस पे आर ई माइनस डी पुट करिए आप, और देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है। पुट करो स्मॉल आर के प्लेस पे आर ई माइनस डी। क्या था हमारा फॉर्मूला? कितनी थी वैल्यू? आर ई माइनस डी बाई आर ई है ना, तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर ई। फॉर्मूला बहुत सारे ग्राफ है। आर ई स्क्वायर इंटू आर ई लिख दिया उसको नीचे, और जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर को क्या लिख दिया? जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर को स्मॉल जी लिख दिया। हाँ एक अलग कर दिया था ना, तुम लिखा ही पूरा। रचित कॉपी देना, रचित कॉपी देना। आर ई स्क्वायर आर ई को अलग लिख दिया था ना, और जी में आर स्क्वायर को क्या लिख दिया था? स्मॉल जी, ठीक है। आ गया भाई डेप्थ के साथ फॉर्मूला। अब देखो आप, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। किसका? एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस डिस्टेंस। देखो ये ग्राफ आया हुआ था अभी, बने हुए आप लोग ग्राफ बनाइए इसका। जी वर्सेस देखो अंदर क्या फॉर्मूला है बताओ जरा। देखो इधर देखिए, इनसाइड का फॉर्मूला क्या है आपका? जी आर बाई आर ई स्क्वायर। देखो है ना, और बाहर का क्या फॉर्मूला है? बाहर का फॉर्मूला ये आया है नहीं है? बोलो। देखो ये किसका फॉर्मूला है? ग्रेविटी इनसाइड, और ये क्या है? दिस इज ग्रेविटी आउटसाइड। और फॉर्मूले कहाँ चेंज करते हैं? मतलब अर्थ के सरफेस से दोनों फॉर्मूले चेंज होते हैं, अंदर का कुछ और होता है, बाहर का कुछ और। तो पहले आप यहाँ पे एक पॉइंट आर ई मार्क करोगे और एक ऐसे लाइन बना दोगे ऐसे। इसके पहले आप देखो ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कैसा ग्राफ बनेगा इसका? ऐसे बनेगा। और उसके बाद ग्रेविटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना, हाइपरबोला बोलते हैं इसको। और ये डिक्रीज करेगा, जैसे आर बढ़ेगा ना ये डिक्रीजिंग आएगा। क्लियर? अरे भाई शुरू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना यार, तो आर बढ़ेगा तो ग्रेविटी क्या होगी? बढ़ेगी। फिर क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, आर को बढ़ाएंगे तो जी क्या करेगा? कम करेगा। सी है ही नहीं उसमें, mx की फॉर्म में है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्लस सी फॉर्म होती है, जहाँ पे सी क्या होता है? जीरो होता है। समझे? तो ये ग्रेविटी डिस्टेंस का वेरिएशन आगे नोट कर लो, तो नीट में क्वेश्चन था ये भी। ठीक है।
एरिया देखने नीचे स्क्वायर इसका एरिया निकलेगा नहीं फाइबर एरिया कुछ नहीं देगा भाई। नोट कर लिया ग्राफ, ये नीट में क्वेश्चन आया था, देख लो आप लोग 2 साल पहले, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ सीधे ग्राफ एनसीईआरटी में ग्राफ बनाए भाई। बहुत आसान सा पेपर आ रहा है नीट का, तुमको पता है, बहुत हाई फाई नहीं आएगा, लेकिन वही 150 से कम नंबर पे काम नहीं चलेगा फिजिक्स में। फिजिक्स में 160 नॉर्मल हो जाएगा कुछ दिन में, जैसा पेपर आ रहा है। पहले 160 आते थे नहीं किसी के, 2-4 साल पहले इतना टफ पेपर होता था। 120 साल हाँ कर सकते हैं, बट जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं बनाएंगे डिफिकल्ट। जो मेंस का भी ट्रेंड चल रहा है ये बड़ा डिफिकल्ट नहीं बनेगा। चलो देखो लिखे भाई आप, चलो भाई प्लीज आकाश बातें नहीं लिखे आप। वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अब यार इसकी डेरिवेशन तो मैं आपको भेजूंगा, वीडियो पड़ी मेरे पास 10-15 मिनट की। क्या छोटे मोटे पॉइंट्स की तो याद रखो, बहुत भारी नहीं याद करनी है, बट ये सब कॉन्सेप्ट है ना, छोटी छोटी डेरिवेशन है। छोटे बहुत शॉर्ट में बता दो ना, इतनी बड़ी नहीं। मैं तुम्हें भेजूंगा, ठीक है लिख लो। एंड ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। नहीं टॉप चलो भाई प्लीज, अब बातें नहीं देखो। देखिए यहां पे पॉइंट ले लिया, अरे अर्थ है लैम्डा लैम्डा नहीं है, लैम्डा एंगल है। हाँ यहाँ पे पॉइंट लिया है, ये एंगल लैम्डा है। लैम्डा बना लो यार, थीटा क्यों बना लो? अरे कुछ भी बना लो यार, लैम्डा होता है बुक्स में से, लैम्डा बना दिया। ठीक है, अब देखो अर्थ घूमती है अपनी एक्सिस पे। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमेगी तो जो मास यहाँ पे रखा हुआ है ये भी अर्थ के साथ घूमेगा ऐसे। अरे भाई अर्थ ऐसे घूम रही है ना, तो इसके ऊपर मास रखा वो भी क्या करेगा, घूमेगा। आए वैसे में तो जब कोई बॉडी घूम रही होती है उसको घूमने लिए क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो देखो भाई समझो, ग्रेविटी किधर है बोलो, ये एक्चुअल ग्रेविटी होती है किधर, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। जब घूमना शुरू करेगा समझे, तो उस ग्रेविटी की जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन का कुछ पोर्शन उसको उसमें चला जाएगा, किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स देने में। दो कंपोनेंट बनेंगे इसके। क्या बोला मैंने, कि जो एक्चुअल ग्रेविटी है उसका कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देने में, समझे। तो अगर ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो इस तरफ चाहिए होगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, बोलो क्यों। अगर ऐसे घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से होगा, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। और ये कहाँ से आएगा, इसी mg से थोड़ा सा पोर्शन इसको देने में चला जाएगा। अब मैंने पूरी डेफिनेशन करा रखी, मैं आपको भेज दूंगा, अभी इन शॉर्ट लिख रहा हूँ। देखो मैंने बोला कि आपके पास ग्रेविटी थी mg, ये एक्चुअल थी, वेक्टर लगा देते हैं, इसमें से FC फोर्स, FC क्या है, ये कहाँ चला गया, उसको घुमाने में चला गया, तो जो बचा हुआ है वो क्या है, वो mg डैश। जाओ तुम, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, थ्योरी बस खत्म होने वाली है। वीडियोस देख लिया करो, वीडियो देख लेते हो नहीं देख लेते हो, है ना। नोट कर लिया क्यों भाई, mg माइनस FC इज इक्वल टू क्या, mg डैश। ये वेरिएशन हो गया ना mg, g हाँ। डैश तो वेरिएशन की तरह। हाँ मतलब समझ गया ना कि टोटल ग्रेविटी कितनी थी mgc,
उसमें से FC वेक्टोरियल चला गया किसमें, घुमाने में। ये सब मैंने प्रॉपर सॉल्व करवा रखा है, 10-15 मिनट की वीडियो भेज दूंगा आपको, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कहानी है। फॉर्मूला निकल के आया। अब आप सीधे फॉर्मूला देखो क्या आता है। G डैश इज इक्वल टू G माइनस RE। सर आपने क्या किया है सर, रिंग्स में डिवाइड किया होगा सेंटर। नहीं रिंग्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं भेजूंगा, तुम टेंशन मत लो, अभी भेज दूंगा। FC निकाला, रिंग में नहीं ब्रेक करना ना यार, मैं सीधे फोर्स निकाल के माइनस कर देना बस वेक्टोरियली। कितना गया, G डैश इज G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर कॉस को लैम्डा। लैम्डा कौन सा एंगल है, जो हमने इक्वेटर हाँ इक्वेटर की लाइन से जो एंगल बन रहा है ना, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। अब बताओ इक्वेटर पे लैम्डा कितना होगा, हर्ष बोलो। इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, अरे ये होता ना यार इक्वेटर, अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे इस जगह तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाएगी ना, और पोल पे कितनी आएगी 90। तो लिखिए ग्रेविटी एट इक्वेटर। इसी के अंदर छोटा सा पॉइंट है, ये तो हमने फॉर्मूला निकाल दिया, एट इक्वेटर। देखो भाई क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले में लैम्डा को 0 पुट कर दो, और देखो क्या रही ग्रेविटी 1 होती है। दिस ग्रेविटी, अरे cos 0 1 हो गया ना यार, आ गया cos इक्वेटर पे लैम्डा 0 हो गया, क्लियर। क्लिक एट पोल्स, पोल्स पे G हो गया। सर पोल पे G लैम्डा कितना होगा 9, क्या होगा देखना यार। एट पोल्स, पोल पे लैम्डा कितना होगा बोलो, 90 हो गया ना, और cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आती बताइए आप, G डैश इज इक्वल टू G, वैल्यू 180 है तो माइनस साइन आएगा, फिर वो प्लस आ जाएगा ना यार, 0 स्क्वायर है ना, बात तो वही होगी ना। 180 नेगेटिव और नेगेटिव का स्क्वायर। अब सुनो भाई, बात सुनो, पता ये चला कि जो ग्रेविटी में चेंज है वो इक्वेटर में सबसे ज्यादा है। तो इक्वेटर पे कितना आ गया, G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और पोल्स पे ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आया, 3 से कितने में 430, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आया, किसमें, सर तो इसका मतलब हमारा जो वेट है, सर जिसको हमारा वेट है वो इक्वेटर पे कम आएगा और पोल्स पे अलग होगा। तो ग्रेविटी का वेरिएशन कहाँ पे ज्यादा है, क्यों भाई, समझ गए दोनों बात। सबसे ज्यादा चेंज कहाँ पे, इक्वेटर पे, पोल्स पे चेंज नहीं है, क्यों नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं चाहिए उसको, जब जाके पोल पे बैठ जाएगा तो रेडियस 0 हो गई ना, जितना दूर होगा उतने ज्यादा उसको क्या चाहिए होगा, बात समझ रहे हो। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा इसकी रेडियस कम बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो रेडियस ज़्यादा बनेगी, तो जितना ज़्यादा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ग्रेविटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी से ही क्या हो रहा है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। तो जब पॉइंट इक्वेटर में बैठ जाएगा तो उसकी रेडियस क्या है, मैक्सिमम है, तो उसको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, पोल पे होगा, तो उसकी रेडियस 0 हो जाएगी, कोई चेंज नहीं है, उतना कम हो जाएगा ना, वहीं से तो कमी हो रही है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखो, आप अगर अर्थ को बहुत तेजी से घुमा दो तो क्या होगा बताओ, ग्रेविटी कम होने लगेगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखिए, देखिए लिखिए एट इक्वेटर वेटलेसनेस एट इक्वेटर, ऐसे लिखिए वेटलेसनेस, वेट
वेटलेसनेस का मतलब होता है आपको वेट ही नहीं फील हो रहा है, वेटलेसनेस एट इक्वेटर। ऑस्ट्रेलियन साइड पे सर वेट कम दिखेगा हमें और इंडिया में ज़्यादा दिखेगा। हाँ अर्थ पे ग्रेविटी देखो, एक क्या आ गई ग्रेविटी, कितनी आ गई? अरे भाई जी डैश इक्वल टू कितना आ गया? जी माइनस आर यू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर अर्थ को बहुत तेजी से घुमा दें, किसी तरह से अर्थ को ओमेगा बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना यार? तो आर यू ओमेगा स्क्वायर बढ़ेगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? अरे अगर ओमेगा को बढ़ा दें तो क्या होगा बोलो? ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी ना। ठीक है, तो इतनी तेजी से अर्थ को घुमा देते हैं कि ग्रेविटी जीरो हो जाए, इतनी तेजी से घुमा देते हैं कि ग्रेविटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ऐसा कब होगा? आप जी डैश को जीरो पुट कर दिए, जी डैश को आप जीरो पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इज जीरो एंड ओमेगा इज इक्वल टू कितना? अंडर रूट जी बाई आर। लिखिए आप, ये कौन सा ओमेगा पता है? कौन सा ओमेगा है? इतनी तेजी से अर्थ घूम रही है कि इस ओमेगा पे जो चीजें इक्वेटर में रखी ना, वहां ग्रेविटी खत्म हो गई, पोल पे नहीं हो सकता। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? रूट जी बाई आर। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा पता है कि फाइंड ओमेगा ऑफ अर्थ सो दैट ग्रेविटी बिकम जीरो एट द इक्वेटर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा। कितनी वैल्यू आ गई? रूट जी बाई आर। और ये पता कितनी होती है? अभी भी तो अर्थ का एक ओमेगा है या नहीं है बोलो? अरे यार 24 घंटे में घूमती ना यार, तो अर्थ 9.8 होगा और रेडियस ऑफ अर्थ 6.0 तो ओमेगा कैसे निकालते हो? एंगल अपॉन टाइम। तो अर्थ कितनी देर में घूमती है? अरे 24 घंटे में घूमती ना यार, और कितना एंगल घूमती है? तो आप सबको पता है ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो 2 पाई बाई 24 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, ये अर्थ का ओमेगा है। थीटा बाई टी तो होता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा एंगल और टी क्या? टाइम। क्लियर? हाँ अब हाँ वही ओमेगा है ना, वही तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा नॉर्मल ओमेगा का 17 टाइम्स है। 17 टाइम्स, हाँ 17। हाँ नोट कर लो इसको, नहीं है सॉल्व को तो उतनी वैल्यू निकल के आएगी। लिखिए, लिख लो, दिस ओमेगा इज 17 टाइम्स ऑफ अर्थ एक्चुअल ओमेगा। तो अगर अर्थ को 17 टाइम्स तेजी से घुमा दें, जैसे करंट जो घूमने का रेट है, अगर मैं उससे अर्थ का रेट कितने टाइम्स ज़्यादा कर दूं? 17 टाइम्स ज़्यादा कर दूं तो क्या होगा? तो इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, वेटलेसनेस आ जाएगी। क्लियर? फिर लिखिए अब लास्ट पार्ट के इसमें, वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। आज तो शुरू हुआ है यार। ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। यार एक्चुअल में अर्थ स्फेरिकल होती नहीं है, ये ज्यादा होती है। ये पोल है, ये ओवल शेप होता है। बहुत कम डिफरेंस है, हालांकि जैसे कुछ 20-21 किलोमीटर का डिफरेंस है रेडियस में, 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है किसमें? पोल में। जो पोल की रेडियस होती है और जो इक्वेटर की रेडियस होती है, इक्वेटर में थोड़ी सी क्या होती है? रेडियस ज़्यादा होती है, 21 किलोमीटर का। तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, 6400 के रिस्पेक्ट में तो 21 बहुत कम हुआ ना। तो देखो भाई, अब बताओ जी क्या होता है? अरे जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। अभी फॉर्मूला पढ़ा ना, क्या पढ़ा? कि जी इज इक्वल टू क्या? जी एम बाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला पढ़ा हमने। हाँ वही मतलब। अरे ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखा है। हाँ कैपिटल जी तो आता है ग्रेविटी के फॉर्मूले, और क्या आता है? ठीक है, तो जी एम बाई आर स्क्वायर आ गया। भाई आप लोग बातें नहीं करो, अब बताओ कहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है?
पोल पे कम है, पोल पे ज़्यादा है। पोल पे कम। सब लोग आंसर दो। डिस्टेंस ज़्यादा है ना, ग्रेविटी कम नहीं है। बताओ ऋतिक बताओ। अरे तुम लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो। पोल पे ज़्यादा होनी चाहिए। पोल पे ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है पोल पे? सेंट्रीपिटल फोर्स में रेडियस कम है ना पोल पे, ठीक है। तो रेडियस कहाँ पे ज़्यादा है? अच्छा रेडियस इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है, समझे? और पोल पे रेडियस क्या है? कम है। और ग्रेविटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है। तो यहाँ से पता चलता है कि पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा है किससे? सर इसको हम इस तरह भी तो देख सकते हैं कि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगती पोल में। नहीं रोटेशन की बात नहीं हो रही भी, रोटेशन का तो अलग पॉइंट था, तो घूमने का पॉइंट था। ये तो शेप की वजह से हो गया ना भाई। जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा वो नज़दीक होगा अर्थ से, और जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है वो अर्थ से अरे दूर होगा, तो ग्रेविटी वहाँ कम आएगी, वहाँ पे क्या आएगी? ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये 4 केसेस हैं, कौन कौन से? हाइट का, डेप्थ का, रोटेशन का और शेप का। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन मिलते हैं। गोल नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ओवल शेप है, हल्का से इधर ज़्यादा है इक्वेटर पे। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नहीं देख रहा है।